हम बात करते हैं सैडल जॉइंट की, तो क्या बोला मैंने, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो आपके अंगूठे में पाया जाता है यहाँ पर। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, वो भी कहाँ पर, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में। सबसे पहले क्या होते हैं, फैलेंजेस होते हैं, फिर कार्पल्स, फिर सॉरी सबसे पहले क्या होते हैं, कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, और फिर क्या आती है आपकी फैलेंजेस आती है। तो आपके कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में कौन सा होता है आपका, सैडल जॉइंट होता है, वो भी कहाँ पर, थंब के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका डी का थर्ड हो जाएगा। और ये कौन सा होता है, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता आपका। तो डी का थर्ड हो जाएगा। डी का थर्ड देखिए, वैसा एक ही है डी का थर्ड, आगे दूसरे भी देख लेते हैं आप, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, बिटवीन फ्लेट स्कल बोन नहीं है, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम नहीं, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, बिल्कुल सही बात है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। जो अपना पेक्टोरल गर्डल होता है यानी कि अंश मेखला, ये पेक्टोरल गर्डल है, और साथ में ह्यूमरस बोन, जो हाथ की जो हड्डी होती है ये वाली, कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है। और आपका कौन सा है यहाँ पर, पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला, उसकी जो कैविटी होती है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4, डी का थर्ड, सी का फर्स्ट हो जाएगा। फाइब्रिल जॉइंट कहाँ होता है, बिटवीन फ्लैट स्कल बोन, हमारी जो स्कल की जो बोन होती है उनकी जो बीच में जो होता है फाइब्रिल जॉइंट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा 154 का। आगे बढ़ते हैं 155 की तरफ। अगेन 2 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। कौन सा स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है वो, वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल से वास्ट डिफरेंस क्या करती है, देखिए क्या होता है आपको, अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, चलिए ये आपका यूरेटर हो गया है ना, और यूरेटर के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका सेमिनल वेसिकल होगा, ऐसे उससे एक डक्ट निकलती है, सेमिनल वेसिकल से डक्ट निकलती है, और ये आपका क्या आता है, वास्ट डिफरेंशिया आती है। अब ये इससे जुड़ जाएगी वास्ट डिफरेंशिया, चलिए, और फिर ये फिर फाइनली किस में जुड़ेगी, यूरिथ्रा में जुड़ेगी, और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी, और ये पीनस में खुलेगी। तो ये आपका क्या होगा, ध्यान समझना, ये आपका क्या है, सेमिनल वेसिकल है, और ये आपका क्या होता है, वास्ट डिफरेंशिया, जो कि कहाँ से आ रही है, एपिडिडाइमिस से आ रही है, टेस्टिस से आ रही है। तो यहाँ से वास्ट डिफरेंशिया आएगी, ये वाली है ना, ये वास्ट डिफरेंशिया। तो ये वास्ट डिफरेंशिया वो किससे मिल रही है, सेमिनल वेसिकल से। वास्ट डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल से मिलेगी, और क्या बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट। वो फिर आगे किससे मिलेगी, यूरिथ्रा से। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, और उससे मिलकर फिर क्या बना रही है, वो इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है। और इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं वो कहाँ खुलते हैं, पीनस में खुलते हैं, पीनस कहाँ खुलता है, आउटसाइड द बॉडी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। बिल्कुल सही है, सर्विकल कैनाल जो होती है वो वेजाइना के साथ मिलकर फिर क्या मिलती है, बर्थ कैनाल मिलती है, जहाँ से डिलीवरी होती है। तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सॉरी फॉल्स नहीं, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ट्रू। फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 156 क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या करा है, इस प्रोसीजर से क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट पूछ रहा है ना, डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। यानी कि इस टेक्निक में से कौन सी टेक्निक अर्ली डायग्नोसिस के लिए प्रेफर नहीं करी जाती, यानी कि बहुत ही जल्दी किसी डिजीज को डिटेक्ट करना है तो इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी जाएगी, वो पूछा जा रहा है। तो पहला एलाइजा बिल्कुल बात करें, इसका यूज होता है ना, मतलब राइट नहीं है, ठीक है, इसका यूज होता है एलाइजा का जब हमें किसी डिजीज का अर्ली डिटेक्ट करना है, बहुत पहले हमें डिजीज के बारे में पता करना है, ताकि हम सही तरह से हम उसका क्या कर सके, निदान कर सके, हम उसका सही तरह से उपचार ट्रीटमेंट कर सके, इसीलिए हम एलाइजा का यूज करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए। तो ये तो नहीं होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए भी हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, इसके जरिए नहीं कर सकते, इसके जरिए हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते, बहुत लेट अगर हम डायग्नोसिस, इससे हम क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस नहीं होगा, लेट डायग्नोसिस होगा। पॉलीमरेज पीसीआर के जरिए भी हम कर सकते हैं, है ना, पीसीआर करते तो हम क्या होता है, बहुत जल्दी बीमारी का पता चल जाता है, तो पीसीआर भी इसमें यूज होता है। तो इसमें थर्ड वाला जो है वो सही होगा आपका। 157 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। यानी कि कौन सा सेक्सुअल डिजीज है जो क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से उपचारित हो जाता है इन चारों में से, कंप्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली, यानी कि जब हम इसको बहुत जल्दी अगर हम इसका पता कर ले तो कौन सा डिजीज है जो हम बहुत आसानी से उसको हम क्योर कर सकते हैं। वो तो ऑब्वियसली HIV को तो नहीं कर सकते, उसको तो नहीं कर सकते।
जेनेटल हर्पीज, गोनोरिया और हेपेटाइटिस बी। जेनेटल हर्पीज को भी नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस बी को भी नहीं कर सकते। हार्मफुल डिजीज है और एचआईवी, ये तीनों क्या है, बहुत डेंजरस डिजीज है। इनको हम अर्ली डिटेक्ट कर ले तो भी हम इनको डायग्नोसिस, इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर रहता है नाइसीरिया गोनोरिया, जो नाइसीरिया गोनोरिया से होता है, तो नाइसीरिया गोनोरिया जो है उसको हम अगर अर्ली डिटेक्ट कर ले तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो 157, चलो आगे बात करते हैं 158 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिक वेक्टर, इसमें से क्लोनिक वेक्टर कौन सा, सिंपल सी बात है, सारे क्लोनिक वेक्टर एक नहीं है, कौन सा, प्रॉब है। ये भी BAC, PBR 322 और YAC, ये तीनों क्या आपके यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब स्टेटमेंट फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है, बीच फर्स्ट को, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ हार्मोन दिए हुए, एक तरफ ऑर्गन दिए जहाँ से वो रिलीज होता है। चलिए बात करें अपन ANF, ANF पता है सबको किससे रिलीज होता है, हार्ट से रिलीज होता है। ADH किससे रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है। ADH का नाम ही क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो किडनी रिलीज करता है और डायूरेसिस को क्या करता है, डायूरेसिस को कम करता है, यानी कि यूरिया की मात्रा को कम करता है, यूरिन फॉर्मेशन को कम करता है यहाँ पर। तो ADH किससे रिलीज होता है, किडनी से। ANF किससे होता है, हार्ट से, यानी कि D का फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी D का फर्स्ट, ADH किडनी से, तो D का फर्स्ट ये निकल जाएगा। और ANF C का सेकंड, C का सेकंड देखिए, C का सेकंड एक ही है, ये सही हो जाएगा। ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। A का 4, B का थर्ड, A का 4 C पैनक्रियास से और GIP गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है यहाँ पर। तो सही ये हो जाएगा 159 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 160 की तरफ। अरे यार वेट है, वेट, आगे बढ़ते हैं 160 की तरफ। 160 क्या कह रहा है देखिए, अगर दिख रहा है, अगर बात करें अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। और हमको पता है एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम होता है उसके दो पार्ट है यहाँ पर, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो इसके पार्ट है, कौन सा, एक तो गोल्गी बॉडी और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों मिलकर किसका पार्ट बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो वो दोनों हटा दो, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों किसके पार्ट है, आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। और यहाँ पर कौन सा पूछा है, नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बाकी कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है और पेरोक्सोम नहीं है। ए माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सोम, ACE ओनली। थर्ड यहाँ पर से हो जाएगा 160 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 161 की तरफ। 161 में देखिए क्या क्या कहाँ जा रहा है वो, एक तरफ दिया हुआ है आपके यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दिए हुए, दूसरी तरफ उनके एक्सक्रीटरी यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें होती है वो, क्लियर। चले तो हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। दो प्रकार के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर अपन बताएगा। तो पैरामीशियम में दो प्रकार के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पर एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, ठीक है, और एक होती है यहाँ पर, सॉरी ऊपर की तरफ होती है एंटीरियर और नीचे की तरफ होती है पोस्टीरियर। दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस, और साथ में बहुत सारी क्या मिलती है अपने को, फूड वैक्यूल मिलती है। तो पैरामीशियम में क्या मिलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलते हैं। तो पैरामीशियम का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके बाद बात करें अपन फेरेटिमा फॉस्टुमा की बात करें, तो बी का कौन सा जाएगा, बी का सेकंड। फेरेटिमा फॉस्टुमा यानी कि केचुआ, उसमें क्या मिलते हैं अपने को, नेफ्रिडिया मिलते हैं। तो यहाँ पर डी का फर्स्ट हो जाएगा, नेफ्रिडिया। इसके बाद बात करें अपन पेरिप्लेनेटा, तो पेरिप्लेनेटा की बात करें तो पेरिप्लेनेटा किसको बोलते हैं, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच है। तो कॉकरोच में क्या होती है, यहाँ पर यूरिकोस ग्लैंड होती है, तो कॉकरोच को हो जाएगा यूरिन। अब टीनिया सोलियम किसका मेंबर है, ये टीनिया सोलियम प्लेटिहेलमिन्थेस का। और प्लेटिहेलमिन्थेस में क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिका, फ्लैम सेल पाई जाती है। तो प्लेटिहेलमिन्थेस में फ्लैम सेल होती है। तो ये हो गया क्लियर। तो टीनिया का फ्लैम सेल हो गया, ए का थर्ड, बी का सेकंड हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन बात करते हैं, अरे आगे हट क्यों गया, रुको, है ना। चलिए हाँ, आगे 162 देखिए। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज एंटर द सीकम देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड, यानी कि जब अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड जो फूड मटेरियल है वो कहाँ पर एंटर करेगा, सीकम में। तो किससे वो वापिस आने से रोकेगा कौन, तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलियम हो गया,
ठीक है। और इल्वियम के बाद क्या शुरू होगा, सीकम शुरू होगा, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, इलियोसिकल वाल्व लगा होता है, और वो इलियोसिकल वाल्व जो होता है वही क्या करता है, फूड को रिवर्स आने के लिए रोकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इलियोसिकल वाल्व करेगा। इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी की बात करें, नहीं होता इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी का होता है, इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी की बात करें तो जहाँ पर बाइल डक्ट और जो पैंक्रियास की डक्ट होती है जहाँ पर मिलती है डोडिनम में, वहाँ पर पाया जाता है इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी। अगर डोडिनम में पाया जाता है इंस्पेक्टर ऑफ बॉडी, एक तरफ तो बाइल डक्ट आकर जुड़ती है और एक तरफ पैंक्रियाटिक डक्ट आकर जुड़ती है, और यहाँ पर पाया जाता है आपका इंस्पेक्टर ऑफ ऑडाई। तो इंस्पेक्टर ऑफ ऑडाई तो कहाँ पर होता है, डोडिनम में होता है, तो उसका तो रोल ही नहीं है। पायलोरिक इंस्पेक्टर कहाँ होता है, स्टमक में होता है, स्टमक और डोडिनम जहाँ पर खुलती है वो डोडिनम, और इसके आगे क्या होता है आपका स्टमक, तो स्टमक और डोडिनम के बीच में क्या होता है, पायलोरिक इंस्पेक्टर होता है, तो वो भी नहीं है। गैस्ट्रोएसोफेजियल इंस्पेक्टर ये भी नहीं होता है, क्लियर। तो बचा कौन सा आपका, इलियोसिकल वाल्व। 163 देखते हैं आप। 163 में एक तरफ आपका दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट और दूसरी तरफ मैच द फॉलोइंग करना है अपने को। सबसे पहले हम बात करते हैं फोबिया की। तो फोबिया क्या होता है, ध्यान देना, फोबिया सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट देख लेते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, सिंपल सी बात करें, एक पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिक नर्व आती है जहाँ पर रॉड्स नहीं पाई जाती है, सॉरी फोटो रिसेप्टर, बिल्कुल जो फोटो रिसेप्टर रॉड होती है वो एब्सेंट होती है, और इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि अंध क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर रॉड नहीं होते। रॉड क्या करते हैं, रॉड और कौन, दो स्ट्रक्चर होती है आईज में, जो रॉड होती है क्या कहते हैं, कलर में डिफ्रेंटिएशन करती है। तो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पर वो क्षेत्र नहीं पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा उसके लिए, ये वाला, ठीक है ना। पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट, वहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 किस में, एक में ही है, सी का 4। चलिए, ए के लिए फोबिया, तो पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी ऑफ रेजोल्यूशन, ये भी सही है, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। आइरिस की अपन बात करें, आइरिस क्या होता है, देखिए आइरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलर डायमीटर ऑफ प्यूपिल, बिल्कुल सही है। ये क्या रेगुलेट करता है, प्यूपिल के डायमीटर को। प्यूपिल को क्या करता है, सिकुड़ता है और फैलाता है, तो प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल कौन करता है, आपका आइरिस करती है यहाँ पर। तो ए के लिए फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी बी के लिए फर्स्ट, ए के लिए थर्ड, और डी के लिए बात करें अपन, डी के लिए हो जाएगा सेकंड, एक्सटर्नल लेयर ऑफ फॉर्म ऑफ लेंस। चलिए अब बात करते हैं 164 की। यहाँ पर अपनों को मैच करना है, एक तरफ दिया हुआ है यहाँ पर स्पीशीज और दूसरी तरफ दिया गया उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है वो। चलो, अ लेपर्ड एंड लायन इन अ फॉरेस्ट ग्रासलैंड, मतलब कि जो फॉरेस्ट है, जो ग्रास लैंड है, उसमें लेपर्ड और लायन के बीच में क्या होगा, तो ऑब्वियसली कंपटीशन होगा उनके बीच में। तो यहाँ पर उनके बीच के लिए सुटेबल टर्म कौन सी हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगी। दूसरा बात करेंगे, अ कुकू लेग एग इन अ क्रो नेस्ट, यानी कोयल जो होती है वो क्या करती है, जो कौवा होता है उसके घोंसलों में अपने अंडे देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंड परजीविता, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है ना, पैरासिटिज्म। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ब्रूड पैरासिटिज्म हो जाएगा, अंड परजीविता। अ कैटल इग्रेट एंड अ कैटल इन अ फील्ड, सॉरी सी ये रहा, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट एंड माइक्रोराइजा। तो बिल्कुल फंजाई और जो हायर प्लांट होते हैं उनके बीच का रिलेशन क्या कहलाता है, माइक्रोराइजा। इसमें दोनों को बेनिफिट होता है, फंजाई को भी होता है और हायर प्लांट को भी होता है। माइक्रोराइजा रिलेशन होता है, एक होता है लाइकन, एक होता है माइक्रोराइजा। लाइकन में क्या होता है, फंजाई प्लस एल्गी, वो होता है लाइकन, और माइक्रोराइजा में क्या होता है, फंजाई प्लस हायर प्लांट, तो वो होता है आपका माइक्रोराइजा। तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअलिज्म, दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट है, तो दोनों की तरफ क्या होगा, प्लस प्लस, तो इसके लिए ये हो जाएगा। तो लाइन टू लाइन ही है, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का बचा क्या, 4 कॉमन सेल, इसका सेकंड हो जाएगा 164 का। आगे बढ़ते हैं 165 की तरफ। देखिए 165 क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट देखिए, अ नॉन प्राइमेट मेमल साइकिल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल, बिल्कुल सही है, कि जो नॉन प्राइमेट है उसमें क्या चलता है, एस्ट्रस साइकिल चलता है, और जो प्राइमेट होते हैं उसमें क्या चलता है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है यहाँ पर। तो सही कौन सा हो जाए, पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ए वाला। दूसरा देखिए, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन एट अ प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मिनोपोज, नहीं मिनोपोज नहीं बोलते, जब मिनोपोज तो किसको बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड पे आ जाता है 45 की एज पर, तो उसको हम बोलते हैं मिनोपोज। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी, हाँ बिल्कुल, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है बट हो सकता है, मे भी बोला इसने, तो यहाँ पर तीसरा सही है। चौथा देखिए,
साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मिनोपोज। बिल्कुल सही बात है। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? मिनार्क से मिनोपोज के बीच में। पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है उसको हम बोलते हैं मिनार्क, और एंड जहाँ तक वो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनोपोज बोलते हैं। तो यहाँ पर सही है, तो ए सी डी सही है। तो ए सी डी, ए सही है यहाँ पर, ए सी डी है ना, ए सी और डी ये तीनों सही हो जाएंगे। आगे देखिए 166 की तरफ, 166 में देखिए, एक मिनट है ना, देयर इज अ प्रॉब्लम, आई थिंक स्टॉप हो रहा है। सर इसको देख लीजिए सर।